मैं मुकेश कुमार क्लास 11th के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक समीकरणों का संतुलन। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि से भी कर सकते हैं और ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी कर सकते हैं। इससे ठीक पहले, इस लेक्चर वीडियो से ठीक पहले मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण का संतुलन और ऑक्सीकरण संख्या विधि से रासायनिक समीकरण का संतुलन आपको सिखाया है। अब बच्चों, मैं कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक समीकरणों का संतुलन आपको बताने जा रहा हूं, जिनको मैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि दोनों के द्वारा संतुलित करना आपको सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए आपको बताते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। जो विशेष प्रकार की रासायनिक समीकरणें हैं जिनका संतुलन पहले मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कराऊंगा और इसके तुरंत बाद उसी रासायनिक समीकरण का संतुलन ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी सिखाने वाला हूं। तो बच्चों, रेडी हो जाओ। देखिए पहली रासायनिक समीकरण को। यहां पर मैंने रासायनिक समीकरण लिख रखी है K2Cr27 plus H2SO4 plus FeSO4 gives Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। ये बच्चों एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है और इसका हमें संतुलन करना है। कोई बाउंड नहीं है आप किस विधि से इसका संतुलन करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से करते हैं। तो मैं दोनों विधियों का यूज करते हुए इस समीकरण का संतुलन आपके सामने लाने वाला हूं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों, मैं इस पर आयन इलेक्ट्रॉन विधि अप्लाई करने जा रहा हूं। कौन सी विधि? आयन इलेक्ट्रॉन विधि अप्लाई करने जा रहा हूं। बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के लिए हमें रासायनिक समीकरण का आयनिक रूप चाहिए, मतलब जो हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करनी है वो आयनिक रूप में होनी चाहिए। जबकि यहां पर जो मैंने रासायनिक समीकरण लिख रखी है ये बच्चों आयनिक रूप में ना होकर के किस रूप में है? आणविक रूप में। तो सबसे पहला हमारा काम है इस समीकरण को आयनिक रूप में बदलना। इट मींस आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। बच्चों, ये बहुत ही आसान काम होता है। आप बहुत आसानी से आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको कुछ बेसिक्स ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। किस में बदलना है? आयनिक में। आयनिक समीकरण में बदलने पर। तो सबसे पहले बच्चों यहां लिखा है K2Cr27। क्या लिखा है बच्चों? K2Cr2O7। जैसा कि आप जानते हो इसमें 2 आयन होते हैं। कौन कौन? एक तो बच्चों K प्लस होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों? Cr2O7 2 माइनस। K प्लस कितने हैं इसमें? 2। तो ये टूटेगा K प्लस में और Cr2O7 2 माइनस में। दूसरा हमारे पास अणु किसका है? H2SO4 का है। आप जानते हो ये किस में टूटता है? ये H प्लस में टूटता है और SO4 2 माइनस में। H प्लस इसमें 2 है। फिर हमारे पास क्या है? FeSO4 है। FeSO4 क्या काम करेगा बच्चों? FeSO4 किस में टूटेगा? Fe2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। फिर क्या है हमारे पास? Fe2SO4 का होल थ्राइस। कोई दिक्कत नहीं, ये किसमें टूटेगा बच्चों? ये Fe3 प्लस में टूटता है। Fe3 प्लस कितने हैं इसमें? 2 है। और SO4 में भी टूटता है। SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, यहाँ SO4 कितने होंगे? 3 होंगे। तो इन दोनों आयनों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ होता है। अब बच्चों क्या आया? Cr2
SO4 का होल थ्राइज। तो Cr2SO4 का होल थ्राइज है, ये किसमें किसमें बच्चों टूटता है? इसमें बच्चों Cr पे 3+ चार्ज होगा और Cr क्रोमियम आयन होते हैं बच्चों इसमें 2। और क्या होता है बच्चों, इसमें सल्फेट आयन रहते हैं, सल्फेट आयन पे चार्ज होता है 2- और इसमें सल्फेट आयन होते हैं बच्चों 3। तो इस तरह से ये जो अणु हैं बच्चों, ये अणु आयनों से मिलकर बने होते हैं। किन किन आयनों से मिलकर बने होते हैं ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। अगर आपने थोड़े बेसिक्स अपने क्लियर कर रखे होंगे केमिस्ट्री के, तो K2Cr2 7 में कौन कौन से दो आयन होते हैं? K+ होता है, Cr2O7 2- होता है, H2SO4 में H+ होता है, SO4 2- होता है, FeSO4 में Fe2+ होता है, SO4 2- होता है, Fe2SO4 का होल थ्राइज में Fe3+ होता है, SO4 2- होता है, Fe3+ की संख्या 2 है और SO4 की संख्या SO4 2- की संख्या इसमें 3 है। और बच्चों क्या है, Cr2SO4 का होल थ्राइज में Cr3+ आयन होता है और SO4 2- होता है। Cr3+ की संख्या 2 होती है, SO4 2- की संख्या 3 होती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा है? क्या बचा है बच्चों? K2SO4। क्या बचा है? K2SO4। तो K2SO4 में क्या होगा? K2SO4 में K+ होगा और SO4 2- होगा, K+ की संख्या 2। अब बच्चों लास्ट में क्या हमारे पास रह जाता है, इसको यहाँ बता देते हैं आपको। लास्ट में हमारे पास रह जाता है H2O। तो H2O में आप जानते हो दो आयन होते हैं, एक तो H+ होता है, दूसरा OH- होता है। इस तरह से बच्चों इसमें जितने भी अणु आ रहे हैं उन अणुओं में कौन कौन से आयन है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप फटाफट इसको आयनिक ग्रुप में बदलते हैं। K2Cr2 7 में क्या है? 2K+ आयन है। और क्या है बच्चों इसमें? Cr2O7 पे कितना चार्ज है? 2- है। H2SO4 में क्या है? 2H+ है। और SO4 पे चार्ज कितना होता है? कितना होता है बच्चों? SO4 पे 2- चार्ज होता है। FeSO4 में कौन कौन से दो आयन होते हैं? Fe2+ आयन होता है और SO4 2- आयन होता है। अब बच्चों आते हैं उत्पादों की तरफ। उत्पादों की तरफ क्या है? Fe2SO4 का होल थ्राइज है, इसमें Fe3+ आयन है और इसकी संख्या है 2। और SO4 2- आयन है, इसकी संख्या है 3। ये संख्या तो यहीं से क्लियर हो जाती है। अब अब बच्चों Cr2SO4 का होल थ्राइज, इसमें एक तो बच्चों Cr3+ आयन है और दूसरा आयन कौन है? SO4 2- आयन है। SO4 2- संख्या 3 है, Cr3+ की संख्या 2 है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है बच्चों? आगे यहाँ पर हमारे पास K2SO4 है। तो K2SO4 में क्या बच्चों होता है? 2K+ आयन है, 2K+ आयन है। और क्या है बच्चों यहाँ? SO4 2- आयन है और H2O है, H2O में H+ है और OH- है। तो ये पूरा हमारा जो आयनिक समीकरण है, ये आणविक समीकरण है, ये आयनिक समीकरण में चेंज हो चुका है। जो हमें आणविक समीकरण दिया था वो आयनिक समीकरण में बदल गया है। अब बच्चों हमारा काम क्या है? हमारा काम है अर्ध अपक्रियाएं लिखने पर। अर्ध अपक्रियाएं कौन कौन सी अर्ध अपक्रियाएं होती हैं? ऑक्सीकरण अपचयन की। तो अर्ध अपक्रियाओं में मैंने आपको बताया, आपको ये बिल्कुल नहीं पता करना है कौन अर्ध अपक्रिया ऑक्सीकरण की है, कौन अपचयन की है, बस आपको अर्ध अपक्रियाएं लिखनी होती हैं। अर्ध अपक्रियाओं को लिखने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखेंगे किन किन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है। अगर K+ की बात करें तो K+ में कोई परिवर्तन नहीं। Cr2O7 2- में देखें, Cr2O7 2- यहाँ है, यहाँ है Cr3+। तो इसके लिए यहाँ Cr2O7 2- में हम Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देख लेते हैं। तो Cr की मान लेंगे x, तो हमारे पास क्या होगा? 2x। और O की होती है -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, यानी कि 2x - 14 इक्वल टू -2। तो क्या हो गया? 2x बराबर +12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +6। यहाँ यानी कि यहाँ पे Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +6 है।
अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 से कितनी हो रही है, +3 हो रही है, मतलब Cr की ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है। H+ से कोई लेना देना नहीं है, SO4 से कोई मतलब नहीं। अब देखो Fe2+ में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2+ है और इधर Fe है Fe3+ के फॉर्म में, यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या है 3+। कितनी है, 3+, यानी कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2+ से कितनी हो रही है, 3+। तो ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है, इसको जरा मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पे जरा परिवर्तन शो कर रहा हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ बच्चों Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2+ से कितनी हो रही है, 3+। Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2+ से 3+ हो रही है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। इट मीन्स यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। हालांकि बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ कोई ये मैटर नहीं करता है कि आप ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रियाएं छांटें। आप बस ये पता कर लें कि कहाँ कहाँ ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। अब Cr की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 हो रही है, +6 से +3 हो रही है, यानी घट रही है। तो बच्चों एक अर्ध अप्रिया Cr2O7 2 Cr3+ हो गई, दूसरी अर्ध अप्रिया हो गई Fe2+2 Fe3+। ठीक, यहां बच्चों मैंने क्या किया था, आयनिक समीकरण लिखने पर, यहां क्या बात हो रही थी, आयनिक समीकरण लिखने पर। ठीक है, ये आयनिक समीकरण हमने लिखा है। अब बच्चों आपको वही प्रोसेस अपनानी है जो अपनाते रहे आयन इलेक्ट्रॉन वित्त की, खटाखट उसी से आपको इसको बैलेंस करना है। लिखेंगे वही स्टेप, पहला स्टेप HR लिखने पर, HR लिखने पर, क्या लिखने पर, HR लिखने पर। पहली HR क्या है, ध्यान से देखो, Cr2O7 2- गिब्स, केवल आप लिख दो Cr3+, यहाँ 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी अर्ध अप्रिया क्या है हमारे पास, Fe2+ से क्या आ रही है, Fe3+। तो पहला स्टेप तो बच्चों हो गया, अर्ध अप्रिया लिख ली। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, परमाणु संतुलित करने पर, तो हम क्या लिखते हैं, AB करने पर। AB करने पर कौन सी बच्चों मेथड में यूज कर रहा हूं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कौन सी विधि है ये, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। अब तो आप अभ्यस्त हो गए होंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि के, चूंकि आयन इलेक्ट्रॉन विधि मैंने आपको पहले ही समझा रखी है। पर दूसरा स्टेप क्या होता है, परमाणु संतुलित करने पर। तो परमाणु संतुलित करते हैं, पहली अर्ध अप्रिया हमारे पास क्या है, Cr2O7 2- थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और यहां लिख देंगे Cr3+। अब इसको जरा इसमें परमाणु बैलेंस करते हैं। बच्चों परमाणु संतुलित करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य सारे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संतुलन स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त यहाँ क्या है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है तो इसके अतिरिक्त यहाँ क्रोमियम है, जिसकी संख्या इधर 2 है, इसकी संख्या 1 है। तो इसको पहले संतुलित करते हैं, 1 को 2 के बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे। अब बच्चों क्रोमियम बैलेंस हो गया, अब नंबर आया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। अब यहाँ पर बच्चों 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप क्रिया अम्लीय माध्यम में है तब अलग तरीके से संतुलन करते हैं, और क्षारीय माध्यम में है तो अलग तरीके से संतुलन करते हैं। रिएक्शन जो हमारे सामने लिखी हुई है उसमें अम्ल आया है, H2SO4 अम्ल होता है, इट मींस ये क्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, तो अम्लीय माध्यम मान करके हम इसमें परमाणु संतुलित करेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर अब क्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो जिस ओर जितनी ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होती है उस ओर उतरे H2O जोड़ते हैं। देखिए बच्चों इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, मतलब दाएं पक्ष में ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी है। कितनी कमी है, 7 की कमी है। तो ऑक्सीजन, तो हम जल के अणु जोड़ेंगे 7। कितने जल के अणु जोड़ेंगे, 7, यानी कि 7H2O। और दूसरी तरफ H2O की संख्या से ठीक 2 गुने क्या जोड़ेंगे, H+। 7 का डबल कितना हो गया, 14। तो क्या जोड़ेंगे, 14H+। अब इसमें परमाणु हो चुके हैं संतुलित, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी अर्ध अप्रिया लेते हैं। दूसरी अर्ध अप्रिया क्या है, Fe2+2 Fe3+।
तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें तो परमाणु पहले से बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों आते हैं अपने तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या होता है? चार्ज बैलेंस करने पर, यानी कि सीबी करने पर, यानी कि आवेश संतुलित करने पर। और आवेश संतुलित कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की आवश्यक संख्या हम जोड़ते हैं। तो देखो पहली समीकरण उठाते हैं अर्धक्रिया की। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं। और इधर क्या है? इधर क्या है बच्चों? 2Cr3 प्लस है प्लस 7H2O है। दूसरी अर्धक्रिया लिख लेते हैं Fe2 प्लस से क्या बन रहा है बच्चों? Fe3 प्लस, Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस, Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस। अब देखो बच्चों आवेश देखो, इस अर्धक्रिया में बाईं तरफ देखो 2 माइनस, यानी कि बाईं तरफ आवेश कितना है इसको कहीं लिख लेते हैं बच्चों। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, अभी हटा देंगे, यहाँ पे आवेश काउंट करके लिख लेते हैं 2 माइनस और प्लस 14, माइनस 2 प्लस 14 कितना बच्चों हो गया? प्लस 12। दाएं पक्ष का आवेश देखो, दो तिया 6 प्लस 6। अब हमें करना क्या? प्लस 12 प्लस 6 को बराबर करना है। बच्चों इलेक्ट्रॉन जोड़ करके प्लस 6 को आप प्लस 12 नहीं कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1। लेकिन प्लस 12 को प्लस 6 कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर 12 से 6 घटा दें तो प्लस 6 आ जाएगा। यानी कि इधर हम इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ दें? इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दें 6। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो ये हो जाएगा हमारा आवेश में संतुलित। आवेश में ये हो जाएगा बच्चों संतुलित। अब दूसरा देखो, इधर बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 प्लस है और इधर 3 प्लस है, तो 2 प्लस को इलेक्ट्रॉन जोड़ के 3 प्लस नहीं कर सकते हैं। लेकिन 3 प्लस में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये 2 प्लस जरूर आ जाएगा। इस अर्ध अपक्रिया को मान लेते हैं फर्स्ट, और इस अर्ध अपक्रिया के समीकरण को मान लेते हैं 2। अब इसको बच्चों हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर ने क्या लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अंतिम स्टेप क्या होता है कि दोनों अर्ध अपक्रियाओं के समीकरण में उचित संख्याओं से गुणा करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करते हैं और समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एक में बाईं तरफ होते हैं, दूसरे में दाईं तरफ होते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ वाले कैंसिल हो जाते हैं। इसमें 6 है, इसमें 1 है, तो 1 को 6 के बराबर करने के लिए हमें इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और गुणित 6 से, यानी कि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ समीकरण 2 में 6 का गुणा भी कर रहे हैं। देखिए बच्चों पहले बायां पक्ष देखो, क्या आ रहा है हमारे पास? Cr2O7 2 माइनस प्लस 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 14H प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आप इधर देखो, इधर क्या आएगा बायां पक्ष? 6Fe2 प्लस। आप देखो गिव्स, दायां पक्ष देखो 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अब इधर 6 का गुणा है, प्लस 6 क्या आ जाएगा? प्लस 6Fe3 प्लस 6Fe3 प्लस। तो ये हमारा संतुलित आयनिक समीकरण है, लेकिन दरअसल हमें ये आणविक समीकरण संतुलित करना था। तो अब हमें एक स्टेप और चलना है। इस संतुलित आयनिक समीकरण से हमें आणविक रूप समीकरण का लाना है। पहले क्या किया था हमने? आणविक को आयनिक में बदला, संतुलित किया। अब फिर जब संतुलित समीकरण हमें प्राप्त होगा वो तो बच्चों आयनिक फॉर्म में ही आएगा, तो उसको लास्ट में हमें आणविक रूप में ले जाना होता है। इसकी भी चेकिंग आप कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। देखो Cr इधर 2 हैं, 2 Cr इधर हैं, ऑक्सीजन 7 यहाँ है, 7 ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन 14 है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन यहाँ है, Fe6 है, Fe6 है। अब इससे करो -2 प्लस 14, -2 प्लस 14 प्लस 12 हो गया, और उसमें 6 दूनी 12 प्लस 12 और जोड़ दो तो कितना हो गया? प्लस 24। इधर देखो दुतियां 6 प्लस 6 और 6 तियां 18 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 24,
इट मीन्स दोनों तरफ का आवेश संतुलित है और परमाणु भी संतुलित है। तो हमें एक काम क्या करना है, इसको आणविक रूप में बदलना है। क्या लिखेंगे, आणविक 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 रूप में, आणविक रूप में बदलने पर, आणविक रूप में बदलने पर। अब बच्चों देखो, जो जहां से आप लाए थे, जहां से लाए थे उसके साथ जो जुड़ा था आपको वही जोड़ना है। Cr2O7 2 माइनस कहां से आया था, K2Cr2O7। एक K2Cr2O7 में कितने Cr2O7 2 माइनस थे, 1, यानी कि एक Cr2O7 2 माइनस से क्या बनेगा, एक K2Cr2O7 बनेगा। तो बहुत सिंपल तरीका, आप ये ध्यान में रखें कि जो जहां से आया था, जिसके साथ जुड़ा था उसी के साथ हमें जोड़ देना है। Cr2O7 2 माइनस कहां से आया था, K2Cr2O7 से। तो इसकी जगह अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K2Cr2O7। अब आगे देखो, H प्लस किसके साथ जुड़ा था, H2SO4 में था H प्लस। एक H2SO4 में 2 H प्लस थे, एक H2SO4 में 2 H प्लस थे। कहने का मतलब है कि 2 H प्लस से एक H2SO4 आ जाता है, ठीक है, 2 H प्लस से एक H2SO4 आ जाता है। तो यहां हमारे पास कितने H प्लस हैं, 14। तो 14 से 2 से एक H2SO4 आ रहा है, तो 14 से कितने आएंगे, 2 से 14, 7 H2SO4 आएंगे। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। 2 H प्लस किसमें होते हैं, H2SO4 में। इसको दूसरी तरफ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 H प्लस से एक H2SO4 आ रहा है। तो 14 H प्लस से कितने H2SO4 आएंगे, 7 आएंगे, 7 दूनी 14। तो अब हम बच्चों यहां लिखेंगे 7H2SO4। ध्यान से समझने की जरूरत है, उसको ध्यान में रखेंगे, इसे लिखते जाएंगे, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Fe2 प्लस आप कहां से लाए थे, Fe2 प्लस कहां से लाए थे, FeSO4 में Fe2 प्लस था बाएं पक्ष में, यानी कि अपकारकों में। तो एक Fe2 प्लस से क्या है, एक FeSO4 है। तो 6 Fe2 प्लस से कितने FeSO4 होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6। तो हम यहां लिखेंगे 6 FeSO4। अब लिखेंगे गिब्स। अब दायां पक्ष बच्चों ध्यान से देखो, दाएं पक्ष में क्या था, दाएं पक्ष में क्या था, Cr क्रोमियम। दाएं पक्ष वाला क्रोमियम ये है, ये कहां से आया था, Cr2SO4 3 प्लस से। Cr2SO4 3 प्लस से एक Cr2SO4 3 प्लस में Cr3 प्लस कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 Cr3 प्लस से एक Cr2SO4 का होल थ्राइस बन रहा है। 2 Cr3 प्लस से एक Cr2SO4 का होल थ्राइस बन रहा है, और 2 ही यहां पर Cr3 प्लस हैं। तो इससे कितने Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेंगे, एक ही बनेगा। तो बना लेते हैं Cr2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, आगे क्या लिखना है, 7H2O। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दाएं पक्ष में उत्पाद की तरफ Fe3 प्लस कहाँ है, ये है Fe3 प्लस कहाँ है, दाएं पक्ष में Fe3 प्लस कहाँ है बच्चों, दाएं पक्ष में ध्यान दो, Fe3 प्लस ये है Fe3 प्लस। तो आप देख रहे हो कि Fe2SO4 का होल थ्राइस जो है उसमें कितने Fe3 प्लस हैं, 2 Fe3 प्लस हैं, 2 Fe3 प्लस हैं, 2 Fe3 प्लस हैं। तो 2 Fe3 प्लस से एक Fe2SO4 का होल थ्राइस बन रहा है, 2 Fe3 प्लस से एक Fe2SO4 का होल थ्राइस बन रहा है। लेकिन बच्चों हमारे पास कितने Fe3 प्लस हैं, 6 हैं, ठीक है। 2 Fe3 प्लस से Fe2SO4 का होल थ्राइस का एक अणु बनना है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो 6 से Fe2SO4 का होल थ्राइस के कितने अणु बनेंगे, द्वितीया 6, यानी कि 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3, यानी कि इसके संगत Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसके अणु बनेंगे 3। कितने बनेंगे, 3। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप साइड से लिख लेंगे तो आपको आसानी होती चली जाएगी,
ठीक, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में। अब बच्चों देखो, मैंने इसको आणविक रूप में बदल दिया, लेकिन अभी कुछ कमी रह गई है। आप इसको चेक कर लेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा समीकरण था उसमें दाएं पक्ष में K2SO4 था, इसमें K2SO4 अभी नहीं आया है, लेकिन बाएं पक्ष में K2 है, यानी कि पोटेशियम है। ठीक है, तो बाएं पक्ष में कितने K2 हैं? कितने K2 है? एक K2, यानी कि K कितने हैं? 2K हैं। इधर भी 2K हमें लाने हैं, लेकिन K2 के साथ क्या आता है? SO4। तो अगर K2 हम लाएंगे तो उसके साथ SO4 भी आएगा। जरा SO4 कैलकुलेट कर लो। 7 SO4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 6 13। इधर कितने हैं? 3, और 3 त्रिका 9, 9 3 12, 1 की कमी है, एक SO4 की कमी है और 2 K की कमी है, यानी कि एक K2SO4 अगर हम इधर जोड़ दें तो हमारा मामला फिनिश, खत्म हो जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे? दाएं पक्ष में K2SO4 का एक अणु जोड़ेंगे। तो अब बच्चों यहां हम लिखेंगे दाएं पक्ष में K2SO4 का एक अणु क्या करेंगे? जोड़ने पर, K2SO4 का एक अणु जोड़ने पर, तो क्या आ जाएगा? K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4। ये तो बाएं पक्ष की बात हो गई। अब दाएं पक्ष में देखो, दाएं पक्ष में क्या है? Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 7H2O प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या करेंगे हम? क्या जोड़ेंगे? K2SO4। तो बच्चों ये हमारी जो समीकरण आई है, ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारी एकदम संतुलित है। तो इतनी प्रोसेस है बच्चों, पहले आपको इतना काम आपका बढ़ जाएगा। यानी कि जो समीकरण आपको दी गई, पहले उसको आप आयनिक रूप में बदलेंगे, यानी कि आयनिक समीकरण लिखेंगे। आणविक समीकरण का क्या लिखेंगे? आयनिक समीकरण। ठीक है, आयनिक समीकरण लिखने के बाद में आप अर्धपर्याय लिखेंगे और फिर एटम बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज बैलेंसिंग करेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके जोड़ देंगे, तो हमें संतुलित आयनिक समीकरण मिलेगी। और उस संतुलित आयनिक समीकरण को हम आणविक समीकरण में बदलेंगे, आणविक रूप में बदलने पर। ठीक है, आणविक रूप में बदल लेंगे और हमें इस तरह से समीकरण संतुलित प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो। फिर जरा मैं इसका ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलन बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसे संतुलित करना मैं बता रहा हूं। आप ध्यान से बच्चों इसे देख लें और दिमाग में बैठा लें। देखो बच्चों, यहां तक कुछ नहीं, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट चेंज होगा, ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। इतना मैं साफ कर रहा हूं, यूं यूं। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि आपको एकदम ध्यान में रहनी चाहिए। उसमें भी पहला स्टेप क्या होता है? HR लिखने पर क्या लिखते हैं? अर्ध अपक्रियाएं लिखने पर, अर्ध अपक्रियाएं लिखने पर। तो अर्ध अपक्रियाएं आप जानते हो, पहली क्या है? Cr2O7 2 माइनस का रिलेशन किससे है? Cr3 प्लस से, पहली हो गई। दूसरी क्या है? Fe2 प्लस से क्या है? Fe3 प्लस। दूसरा स्टेप क्या है? C ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन लिखने पर, ONC लिखने पर। क्या लिखते हैं? ONC लिखने पर, ONC लिखने पर। बच्चों ये मेथड आपको एकदम मौखिक याद होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। क्या करना है? Cr2O7 2 माइनस और इधर क्या है? Cr3 प्लस।
जरा मुक्त तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। मुक्त तत्व यहाँ क्रोमियम है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि मुक्त तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले उसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर कर लीजिए। मुक्त तत्व यहाँ क्रोमियम है जिसके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इधर क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, इधर क्रोमियम का 1 परमाणु है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सर हम 2 का गुणा करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है? +6 आती है। यहाँ Cr की कितनी आती है? +3 आती है। ठीक बच्चों, इस तरह की अर्ध अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो मुक्त तत्व के परमाणुओं की संख्या होती है उसका ऑक्सीकरण संख्या में हम गुणा कर देते हैं। किसमें गुणा कर देते हैं? ऑक्सीकरण संख्या में। और देखते हैं क्या संख्या आई। 6 दूनी 12 और इधर कितना आया? +6 आया। इसके बाद ही हमें ONC सही मिलता है। अब देखो +12 से +6 यानी कि 6 का परिवर्तन हो रहा है। तो ONC कितनी आ गई हमारी? 6। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरी समीकरण उठाएंगे, दूसरी अर्ध अपक्रिया की समीकरण उठाएंगे। तो दूसरी अर्ध अपक्रिया की समीकरण क्या है? Fe2+ से हम क्या बना रहे हैं? Fe3+। तो बच्चों यहाँ की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। थोड़ा और इसको ऐसे लिख देते हैं, +3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ONC हमारी 1 है। अब देखो एक जगह ONC 6 है, एक जगह 1 है। हमें करना क्या होता है? अगले स्टेप में ONC बराबर करके समीकरणों को आपस में जोड़ना होता है। तो ONC बराबर करेंगे। कैसे बराबर होगी? समीकरण 2 में हम 6 का गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणित 6 से। अब बाएं पक्ष देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe2+। दायां पक्ष देखेंगे 2Cr3 प्लस 6Fe3+। ठीक है। अब बच्चों इसमें लास्ट स्टेप होता है एटम बैलेंस करने पर, यानी कि एटम्स बैलेंसिंग। तो हम क्या लिखेंगे? AB करने पर। क्या करने पर? AB करने पर। देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe2+। 6Fe2+। फिर क्या आ रहा है? थोड़ा स्पेस छोड़ दो। 2Cr3 प्लस 6Fe3+। अब बच्चों ध्यान दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो अन्य परमाणु हैं वो तो बच्चों पहले से ही बैलेंस हैं, चेक भी कर लो। क्रोमियम 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, Fe 6 इधर हैं, 6 इधर हैं। अब हमें बैलेंस किसको करना है? ऑक्सीजन को। तो अब क्रियाम्लीय माध्यम में और जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम है उस ओर उतने H2O अणु हमें जोड़ने हैं और दूसरी तरफ H2O अणुओं की संख्या के ठीक 2 गुने क्या जोड़ने हैं? H+। तो इधर 7 ऑक्सीजन कम है तो इधर क्या जोड़ेंगे? 7H2O और दूसरी तरफ 7 का डबल कितना होता है? 14H+। अब जरा बच्चों आप ध्यान दो, ये जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा जो संतुलित आयनिक समीकरण आई है, ये वाली समीकरण यही तो है जो आपने किससे निकाली थी? आयन इलेक्ट्रॉन विधि से निकाली थी। तो बच्चों अब बात आपको समझ में आई कि दोनों विधियों से हम समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी संतुलित आयनिक समीकरण है। अब इसको हमें किस रूप में बदलना पड़ेगा? आणविक रूप में बदलना पड़ेगा। जो पहले से बदला हुआ रखा है इसी तरह से आपको बदलना होता है। तो बच्चों आपने देखा कि समीकरण को चाहे हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से बैलेंस करें या ऑक्सीकरण संख्या विधि से बैलेंस करें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कोई भी समीकरण आप बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो। बच्चों ये स्टेप भी इसके साथ जाएंगे, कंप्लीट तभी होगा जब आप इसको भी साथ में इसके जोड़ेंगे। ठीक, अब नोट करिए बच्चों इसको। अब बच्चों मैंने आपके सामने एक और असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखी है। इसको भी बच्चों मैं पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करूंगा, फिर ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करूंगा। दोनों विधियों से मैं आपको इसको संतुलित करना आपको सिखाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से बच्चों इसे देखें। बच्चों ये आणविक रूप में लिखी है, इसको आयनिक रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? आयनिक रूप में।
यहाँ लिख देंगे आयनिक रूप में लिखने पर, आयनिक रूप में लिखने पर या आयनिक समीकरण लिखने पर। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ है क्या क्या। KMnO4 है, क्या है, KMnO4 है। यहाँ क्या क्या होता है बच्चों, KMnO4 में K प्लस आयन होता है और MnO4 माइनस आयन होता है। फिर क्या है, एक तो ये हो गया, फिर क्या है FeSO4, इसमें क्या होता है बच्चों, Fe2 प्लस आयन होता है। कौन सा, Fe2 प्लस आयन होता है और SO4 2 माइनस होता है। फिर क्या है बच्चों, H2SO4 है। H2SO4 में क्या होता है बच्चों, H प्लस आयन होता है और SO4 2 माइनस होता है। 2 H प्लस होंगे बच्चों इसमें। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आप जानते हैं उनको। और K2SO4 है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें K प्लस आयन होता है और SO4 2 माइनस। K प्लस कितने होंगे, 2। फिर बच्चों इसमें क्या आ गया, MnSO4, इसमें क्या होता है बच्चों, Mn2 प्लस आयन होता है और SO4 2 माइनस आयन होता है। फिर क्या आया बच्चों, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो इसको तो बच्चों अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें Fe3 प्लस आयन होता है और क्या होता है, SO4 2 प्लस आयन होता है। SO4 2 माइनस की संख्या 3 है, Fe3 प्लस की संख्या 2 है। और H2O को आप जानते हो, इसमें H प्लस होता है और OH माइनस होता है। देखो बच्चों लिखते हैं, क्या आया, K प्लस, यहाँ थोड़ा हट के लिखते हैं, K प्लस प्लस MnO4 माइनस, प्लस क्या आएगा, Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। H2SO4 को क्या लिखेंगे, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस गिब्स। गिब्स क्या आ जाएगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। फिर क्या आ जाएगा यहाँ बच्चों, 2Fe3 प्लस 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 3SO4 2 माइनस, 3SO4 2 माइनस, प्लस क्या आ जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस। ये बच्चों हो गया इसका आयनिक रूप। इस आणविक समीकरण का आयनिक रूप हो गया, या ये कहो कि इस आणविक समीकरण का आयनिक समीकरण हो गया ये। अब देखो बच्चों कहां कहां ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है। K प्लस कोई चेंजिंग नहीं, MnO4 माइनस और इधर Mn2 प्लस है, तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है। इसकी जरा ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो Mn की, O की -2 होती है तो 4 दूनी 8 -8 और इक्वल टू हो जाएगा -1। कैलकुलेट करेंगे आप तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +7। यहाँ कितनी है, +2, यानी कि Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें हो रहा है परिवर्तन और +7 से हो रही है +2, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, अगर देखें तो यहाँ कमी हो रही है, ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। Fe2 प्लस को जरा चेक करो, Fe2 प्लस, यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस है और यहाँ 3 प्लस है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 2 प्लस से कितनी गई, 2 प्लस से ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ गई 3 प्लस, 2 प्लस से 3 प्लस, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ ऑक्सीकरण। तो आप समझ गए होंगे कौन अर्धप्रियाएं, एक अर्धप्रिया ये बन रही है, एक ऊपर वाली बन रही है। तो अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि इस पे लगाते हैं। देखो कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, HR लिखने पर वही प्रोसेस, HR लिखने
पर। HR लिखेंगे, पहला HR क्या आ जाएगा, आर्धप क्रिया क्या आ जाएगी, MnO4 माइनस। का रिलेशन किससे करना है हमें, Mn2+ से। बच्चों ये 2+ है, क्या है हमारा यहाँ 2+। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है अर्धप क्रिया Fe2+ से क्या यहाँ हो रहा है Fe3+। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि में, अगला क्या होता है एटम बैलेंस करने पर। तो हम क्या लिखेंगे, AB करने पर, यानी कि एटम्स बैलेंसिंग करने पर, परमाणु संतुलित करने पर। तो पहली अर्ध अपक्रिया का समीकरण है MnO4 माइनस, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, और इधर क्या है Mn2+। अब बच्चों मैंने आपको बताया है कि परमाणु संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है, इसके अतिरिक्त इसमें Mn है जो पहले से बैलेंस है। अब बच्चों मुझे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन परमाणु। अब क्रिया हमारी हो रही है अम्लीय माध्यम में, H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो अम्लीय माध्यम के लिए क्या करते हैं, जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं उस ओर उतने H2O और जोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु कम किस तरफ है, दाईं तरफ, कितने कम है, 4 कम है। तो इधर जोड़ेंगे 4H2O, और दूसरी तरफ H2O की संख्या से ठीक डबल क्या जोड़ते हैं, H+। ठीक है, तो इसमें हो गए परमाणु संतुलित। अब दूसरी को उठाओ, दूसरी क्या है Fe2+ से क्या बनना है Fe3+। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें परमाणु ऑलरेडी बैलेंस है। तीसरा स्टेप क्या आता है, CV करने पर, यानी कि चार्ज बैलेंसिंग करने पर। क्या बैलेंसिंग करते हैं, चार्ज। तो चार्ज के लिए देखो पहली समीकरण उठाते हैं, MnO4 माइनस प्लस 8H+, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, Mn2+ प्लस 4H2O। चार्ज काउंट करो इधर बच्चों, -1 और +8, यानी कि बाईं तरफ क्या है, यहां जरा चार्ज कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, -1 +8 कितना आ गया, +7, और दाएं पक्ष में क्या है, +2। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप +7 को +2 तो ला सकते हैं, लेकिन +2 को +7 नहीं ला सकते हैं। अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है -1, तो चार्ज कितना रह जाएगा, +2, यानी कि हमें इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 2 देखो, Fe2+, Fe3+, ध्यान दो 2+, 3+, तो 2+ को इलेक्ट्रॉन जोड़ के 3+ थोड़ी कर पाएंगे, 3+ को +2 ला सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े, एक इलेक्ट्रॉन जोड़े। अब देखो हमारा अगला स्टेप होता है कि हम उचित संख्याओं का गुणा करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करते हैं और समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 को 5 के बराबर करने के लिए 1 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 2 में 5 का गुणा करके इसको समीकरण 1 में जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणित 5 से, ये हमें करना है। अब देखो पहले बाएं पक्ष देखो, इनके MnO4 माइनस प्लस 8H+, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वो हमें लिखने नहीं है। इधर 5 का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 5Fe2+। अब इधर देखो दाया पक्ष Mn2+ प्लस 4H2O प्लस 5Fe3+। ठीक, ये पूरी पिक्चर सामने आ गई। अब बच्चों ये संतुलित आयनिक समीकरण है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक Mn इधर, एक Mn इधर, ऑक्सीजन 4 इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 एकम 4, हाइड्रोजन 8 इधर और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर, 5 Fe इधर, 5 Fe इधर। चार्ज की अगर बात करें तो -1 और +8 तो आ जाएगा +7, और उसमें 5 दूनी 10 जोड़ देंगे तो +10 और जुड़ेगा तो हो जाएगा +17। इधर देखिए बच्चों, +2 और 5 दिया 15, +15 +2 +15 +17। तो ये समीकरण हमारा संतुलित आयनिक समीकरण है, लेकिन आपको लिखना है आणविक रूप। इसका क्या लिखना है, आणविक रूप लिखना है, तो इसको आणविक रूप में हम बदलेंगे।
यहां लिख देंगे आणविक रूप में बदलने पर, आणविक रूप में बदलने पर। तो बच्चों इसकी हेल्प लेंगे, जो जिसके साथ से आया है उसके साथ उसको जोड़ के रख दो। देखो बच्चों MnO4 माइनस कहां से आया था? KMnO4 से आया था। एक KMnO4 में एक MnO4 माइनस होता है, यानी कि एक MnO4 माइनस क्या बनाता है? एक KMnO4 बनाता है। तो यहां लिख देंगे हम KMnO4। ठीक, अब आ जाओ H प्लस से। H प्लस किससे आया था? किससे आया था बच्चों H प्लस? ध्यान दो, H प्लस H2SO4 से आया था। एक H2SO4 में दो H प्लस होते हैं, यानी कि दो H प्लस एक H2SO4 बनाते हैं। तो 8 H प्लस कितने H2SO4 बनाएंगे? दो बनाते हैं, दो H प्लस एक H2SO4। तो 8 H प्लस कितने बनाएंगे? दो चौको 8, 4 H2SO4 बनेंगे। यानी कि 8 H प्लस से कितने H2SO4 बनेंगे? 4। ध्यान दो, मैथमेटिक्स का यूज करो। तो यहां लिख देंगे हम 4 H2SO4। अब बात आई Fe2 प्लस की। देखो Fe2 प्लस कहां से आ रहा है? Fe2 प्लस आ रहा है FeSO4 से। एक FeSO4 में एक Fe2 प्लस, यानी कि एक Fe2 प्लस से एक FeSO4, और 5 Fe2 प्लस से कितने FeSO4 बनेंगे? 5। तो हम यहां लिख देंगे 5 FeSO4। बाएं तरफ का काम हमारा खत्म। अब दाएं तरफ देखिए Mn2 प्लस कहां से आया था? ध्यान दो, Mn2 प्लस आया था MnSO4 से। एक MnSO4 में एक Mn2 प्लस है, यानी कि एक Mn2 प्लस से एक MnOSO4 बनना है। तो यहां है तो एक ही Mn2 प्लस, तो एक Mn2 प्लस क्या बनाएगा? एक MnSO4। अब 4H2O है, तो यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं। अब Fe3 प्लस को देखो, Fe3 प्लस कहां से आया था? Fe2SO4 का होल थ्राइस से। यहां आपको विशेष ध्यान देना है। देखो एक Fe2SO4 का होल थ्राइस में दो Fe3 प्लस हैं, यानी कि दो Fe3 प्लस से Fe2SO4 का होल थ्राइस का एक अणु बन रहा है, यानी कि दो Fe3 प्लस एक अणु बनाते हैं। तो 5 Fe3 प्लस कितने अणु बनाएंगे? एक एक नियम लगाओ। दो Fe3 प्लस एक अणु बना रहे हैं, तो 5 कितने बनाएंगे? 5/2। दो से एक अणु, एक से 1/2, 5 से 5/2। तो यहां क्या आ जाएगा? आ जाएगा 5/2 Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बच्चों क्या करना है? आपको इसको पूर्णांक में लिखना होता है। ये तो भिन्नात्मक में आ गया, भिन्नात्मक अणु आ गया, इसके हर में 2 है। तो बच्चों वही मैथमेटिक्स, पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो? 2 का। तो ये भिन्नात्मक रूप खत्म हो जाएगा। यानी कि सभी अणुओं में किसका गुणा कर दें? 2 का कर दें, और दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 का गुणा करो, अथवा करके इसको क्या लिख सकते हो? अथवा करके लिख सकते हो 2 KMnO4, और इधर दो चौको 8 H2SO4, और इधर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 FeSO4, और इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 MnSO4, और 4 दूनी 8 H2O, और इधर क्या हो जाएगा? 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो बच्चों इस तरह से हमने भिन्नात्मक रूप खत्म कर लिया। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान देनी है, इसमें अभी K2SO4 नहीं आया, जो किस तरफ था? दाईं तरफ था। अब आएगा। देखो इसमें बाईं तरफ 2 K हैं। कितने हैं? 2 K हैं। इधर कोई K नहीं है, तो 2 K की कमी है। SO4 जरा काउंट करो। SO4 8 SO4 यहाँ, 10 SO4 यहाँ है। 10 8 18, इधर कितने हैं? 2 SO4 यहाँ है, और 5 दिया 15 SO4 यहाँ है। तो 15 2 कितने हो गए? 17। यानी कि आपके पास 2 K कम है और एक SO4 कम है। तो इससे क्या बनेगा? K2SO4 का एक अणु बनेगा। यानी कि अगर हम दाईं तरफ K2SO4 का एक अणु जोड़ दें तो मामला फिनिश, यानी कि समीकरण हमारी हो जाएगी संतुलित। देखो
दाएं पक्ष में, ध्यान से समझना है बच्चों, दाएं पक्ष में K2SO4 का एक अणु जोड़ने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10FeSO4 गिब्स, क्या आ जाएगा, 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, और क्या हमें जोड़ना है, K2SO4, तो प्लस क्या कर देंगे, K2SO4। अब आप देख सकते हैं ये समीकरण हमारी एकदम संतुलित है, यहां लिख देंगे जो कि संतुलित रासायनिक क्या है, समीकरण है, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आपने देखा कि आप अगर नियमों को ध्यान में रखेंगे, प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे, तो आप आसानी से समीकरण संतुलित कर पाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने आणविक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित कर दिया। तो अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और करिए कॉपी में नोट, फिर मैं इसको आपको बताता हूं ऑक्सीकरण संख्या विधि से, नोट करो। तो बच्चों ये थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ध्यान में रखिएगा। अब मैं कौन सी विधि लगाने जा रहा हूं, ऑक्सीकरण संख्या विधि। कहां चेंजिंग आएगी, यहां चेंजिंग आएगी। मैं इसको साफ कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं बच्चों। देखो HR लिखने पर यहां तक तो सब कुछ समान रहता है, उसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HR अर्धअप्रायण लिखते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चों, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब यहां देखिए कुछ चीजें बदलती हैं, बाद बाकी तो सब वही रहता है। देखो क्या हमें करना है, HR के बाद अगला स्टेप होता है ONC लिखने पर। क्या होता है, ONC लिखने पर कौन सी विधि मैं बच्चों आपको बताने जा रहा हूं, ऑक्सीकरण संख्या विधि। आप चाहें तो हेडिंग डाल लें ऑक्सीकरण संख्या विधि। ONC लिखने पर तो ONC लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन लिखेंगे, MnO4 माइनस, और ये क्या है, ये क्या है बच्चों, Mn2 प्लस। यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, +7 आती है, यहाँ कितनी आती है, +2 आती है। तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ ये कितना है, Fe2 प्लस, और यहाँ ये कितना है, Fe3 प्लस। तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 और यहाँ +3, तो इसका ONC आ जाता है E। अब बच्चों अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, ONC बराबर करके समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणित 5 से, समीकरण 2 गुणित 5 से, समीकरण 2 गुणित 5 से। तो देखो MnO4 माइनस +5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 5Fe2 प्लस, दाएं पक्ष में क्या होगा, Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि में अगला स्टेप क्या होता है, एटम्स बैलेंसिंग वाला, यानी कि AB करने पर क्या होता है, AB करने पर, ठीक है, अंतिम स्टेप होता है इसका। तो AB करने पर AB में क्या होगा, MnO4
O4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 5 Fe2 प्लस gives Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस। इसमें थोड़ा बच्चों स्पेस छोड़ देते हैं। देखो अब क्या करना है, एटम्स बैलेंसिंग करने पर तो ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु बैलेंस हैं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं उस ओर उतने H2O जोड़ते हैं। तो इधर 4 कम है तो 4 क्या जोड़ देंगे, H2O, और इधर क्या जोड़ देंगे, 4 का डबल कितना होता है, 8, तो इधर 8 H प्लस जोड़ देंगे। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, आणविक रूप में बदलेंगे। आणविक रूप में बदलने पर, आणविक रूप में बदलने पर तो आप बदल लेंगे, बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, यहाँ Fe2 प्लस हमने पहले लिख दिया तो ये पहले लिख देंगे, 8H प्लस बाद में लिखा है तो H2SO4 बाद में लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। H2O यहाँ हमने बाद में लिखा है तो H2O आप बाद में लिख दो, Fe3 प्लस वाला Fe2SO4 का होल ट्राइच पहले लिख दो। तो आगे की ये जो स्टेप है ये बिल्कुल सेम रहेंगे। आणविक रूप में बदलना है तो वही तरीका रहेगा, ठीक है। क्या क्या चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग ये प्रोसेस में होती है, हालांकि HR दोनों का एक ही जैसा लिखा जाता है, इतनी प्रोसेस में परिवर्तन होता है। अगर आपने सही ढंग से प्रैक्टिस की है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्या थी, ये थी ऑक्सीकरण संख्या विधि से आणविक समीकरण का संतुलन। और इसी आणविक समीकरण को मैंने अभी किससे संतुलित किया, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित किया। तो इतना बताने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको ये इस तरह के समीकरणों की बैलेंसिंग आ गई होगी। आप इनका प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 बार जरूर इनका संतुलन करके रिवीजन कॉपी में देखें, तो आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो नोट। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और यहीं से ये चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन समाप्त होता है। अब बच्चों अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो उस चैप्टर के नए लेक्चर वीडियो के साथ, यानी कि लेक्चर वीडियो नंबर 1 के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है, ये मेथड समझ में आपको आई हैं, तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, इसमें कंजूसी मत करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।